चलो तो लेट्स स्टार्ट with our next lecture of periodic table and periodicity. तो भाई हम लोग लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे। स्टार्ट ही किया था हमने समझना कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा देनी पड़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 किसके रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये सब हमने देखा था। एक रूल पढ़ा था कि भाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये सब हमने देख लिया था। और हमको लिखना स्टार्ट करना था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये लिखना हमको स्टार्ट करना था, है ना। ये हेडिंग आप लोगों ने लास्ट लिखी होगी बच्चों। दिस मस्ट बी दी लास्ट हेडिंग दैट यू रोट, राइट। चलो तो फिर यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर इसके ट्रेंड्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखो, जस्ट अ सेकेंड। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज, यानी जितना साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साइड में। चलो इसका एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ तुमको कि भाई हीलियम इज मोर देन नियॉन, इज मोर देन आर्गन, इज मोर देन क्रिप्टॉन एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। मोहित पहली लाइन लिखी है, लेट मत ज्वाइन किया करो अगर तुमको टेंशन रहती है में सोने का तो। फिर नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। भाई जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका एग्जांपल तो हम पहले भी देख चुके हैं कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन एल्यूमिनियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन एल्यूमिनियम प्लस 2 इज लेस देन एल्यूमिनियम प्लस 3, है ना। भाई जितना इलेक्ट्रॉन हटाते जाओगे जेड इफेक्टिव उतना बढ़ता जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भी पढ़ा था हमने कुछ कुछ। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ओ नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ओ टू नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी। जिसके पास एक्स्ट्रा जितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी, उससे इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान हो जाएगा। इसलिए सिग्मा अगर बढ़ाते जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इनवर्स रिलेशन आएगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 2p3 की आयनाइजेशन एनर्जी 2p4 से ज्यादा होगी, ठीक है, हाफ फिल्ड की वजह से, ड्यू टू ये हाफ फिल्ड सबशेल है 2p3 एंड ns2 will be greater than ns1. This is fully filled subshell. P6 की P5 से ज्यादा होगी, वो थोड़ा ऑब्वियस है, बट जहां भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आएंगे वहां पे थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। या इसका और एक एग्जांपल लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो कि D5 3D5 will be greater than 3D6. This is again due to half filled subshell. And 3p6 is greater than 3p5. This is also due to fully filled subshell. विभव बेटा देखो, तुम एक ही मैसेज बार बार करते रहोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं रिप्लाई कर दूंगा। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, और तुम मुझसे पूछ रहे हो रेडियस। क्या मतलब है इसका?
बताओ। मैं यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सबशेल्स हैं, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। फिर तुम अभी अगली चीज पढ़ाऊंगा तब कहोगे सर आयनाइजेशन एनर्जी बता दो। क्या मतलब है? मतलब आपके दिमाग में कोई डाउट है तो उसको थोड़ा रखो ना संभाल के, पूछ लेना जब टाइम आएगा। और जो तुम पूछ रहे हो उसके बारे में मैं कल भी कमेंट कर चुका था कि डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस आते हैं, उसके जेड इफेक्टिव्स अच्छा ट्रेंड शो नहीं करते। तो इस पे हम ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं। अभी पहले समझ तो लो, ये जो लिख रहे हैं ये तो समझो, इसको अप्लाई करना सीखना है। लो, लोगों को थोड़ा सा टाइम क्या मिला लिखने का, लोगों ने बाकी बातें करना शुरू कर दी कि सर बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। हाँ भाई, तो थोड़ा बहुत हवा की आवाज आ सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी अ डिस्टर्बेंस। है मतलब इतना भी कोई एयर नॉइस नहीं होगी, मुझे लग भी नहीं रहा कि ज्यादा होनी चाहिए। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट अभी खत्म नहीं हुए पॉइंट्स, तुम लोग तो शुरू हो जाते हो बस। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ionization energy is proportional to, directly proportional to positive charge and inversely proportional to नेगेटिव चार्ज। तो ये जेड इफेक्टिव और सिग्मा वाले पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्टली आ जाता है कि भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे तो सिग्मा बढ़ाओगे। तो वैसे तो जो हमने ऊपर लिखा उससे आ जाता, बट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अभी जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं इनका यूज करके मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू इनको यूज कैसे करना है। और फिर लास्ट पॉइंट कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, in bracket, for same shell penetration power colon S is greater than P is greater than D is greater than F. This is your trend for penetration power. Therefore, ionization energy of S is greater than P is greater than D is greater than F. इस पॉइंट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, रेयरली पड़ेगी, जब सिर्फ SPDF को कंपेयर करने को बोला जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता कि बाकी सब सेम रहे और सिर्फ इलेक्ट्रॉन SPDF में कंपेयर करना हो। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं, कोई अगर हमसे डायरेक्ट यही पूछ ले तो हम इसको बोल देंगे। बाकी रियल लाइफ एग्जांपल्स में इसका एप्लीकेशन बहुत रेयर हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिना बाकी चीजों को बदले इलेक्ट्रॉन्स इन SPDF कंपेयर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है पेनिट्रेशन पावर का, इससे पहले कि तुम पूछो मैं बता देता हूं। न्यूक्लियस के ज्यादा पास जो रहता है या जो जा सकता है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा है। तो एस के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे पास में घूमते हैं तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, उससे थोड़ा सा दूर पी होते हैं तो उसकी थोड़ी कम, डी और दूर होते हैं तो डी की और कम, एफ और भी दूर दूर हो जाते हैं। अब एफ का शेप तो तुम्हें पढ़ाया नहीं है तो बनाएंगे भी नहीं अपन। ठीक है, तो ये पॉइंट सिर्फ स्पेसिफिक टू कंपैरिजन टू एसपीडीएफ ही है, बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा। यहां तक लिखो, फिर अपन अप्लाई करना शुरू करते हैं, चीजों को थोड़ा देखना कि भाई कहाँ कहाँ इसका यूज अपने को करना है, कैसे कैसे कंपेयर करेंगे। अच्छा, ये यहाँ n लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, नहीं यहाँ भी n मतलब जनरल कोई भी ले सकते हो, यहाँ भी 2 और 2 लिख सकते थे, यहाँ भी n और n लिख सकते थे। तो बस कंपेयर करने के लिए बता दिया था मैंने, तो यहाँ जनरल लिख दिया, यहाँ स्पेसिफिक लिख दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक लिख लिया सबने? तो अपन जनरल ट्रेंड लिख लें। जनरल ट्रेंड तो आपने पहले भी पढ़ा होता है, पहले भी मतलब बचपन में, यानी कि आपकी 9th 10th में आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड पढ़ा होगा ना।
क्या था? लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? बढ़ती थी। गुड गुड। वैभव ने सुना फाइनली। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई लिथियम से अगर नियोन तक जाए तो अब हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त साइज जो है वो तो डिक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो साइज अगर डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टॉप टू बॉटम जाते हैं। लिथियम से सीजियम तक अगर जाए तो साइज इज इंक्रीजिंग और जेड इफेक्टिव हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट याद है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। हाँ, लिखवाया था ये। तो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी। बिल्कुल, आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ऐसा ही हमारा ट्रेंड बनना चाहिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 9th में हमने अच्छे ट्रेंड पढ़े थे क्योंकि हमने सिर्फ ग्रुप 1, ग्रुप 2 या पीरियड 2 और पीरियड 3 पढ़े थे। तो यहाँ भी वो आसानी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे ही हम डी और एफ में जाएंगे तो कुछ दिक्कतें तो आनी ही है, क्योंकि अभी सर ने 2 बार से यही बताया कि एफ, डी और एफ ब्लॉक्स में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो देखेंगे, जो दिक्कतें आएंगी उनको देखेंगे। अभी पहले सिंपल ट्रेंड्स तो लिखते हैं जिससे ज्यादा पूछा भी जाएगा अपने से। यहाँ तक लिखा सबने? तो फिर मैं कुछ ट्रेंड्स बताना शुरू करूँ। ठीक है, तो ग्रुप्स में अपन ट्रेंड लिखते हैं। लेट्स राइट सम ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। तो जनरल ट्रेंड जो है, जैसे ग्रुप 1 में या 2 में या ग्रुप 17 और 18 में, तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं हम। तो ग्रुप 1 और 2 में ग्रुप 1 में हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं। लिथियम से कंपेयर करना शुरू करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऐसे ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एटी। और ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनमें हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दे विल फॉलो अ जनरल ट्रेंड। फ्रांशियम क्यों नहीं लिखते, है ना? हाँ, सही बात है। यहाँ फ्रांशियम और रेडियम अपन जनरली लिख नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट एस्टेटिन के नीचे और रेडॉन के नीचे वाले एलिमेंट भी नहीं लिख रहे हैं। ये तो क्या है कि इनकी डिस्कवरी की बात नहीं होती तो पी ब्लॉक में तो लिखते नहीं है। यहाँ ये रेडियो एक्टिव है, इनकी प्रॉपर्टीज पर बहुत कम स्टडी होती है। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज पे कम स्टडी है, डेटा हमारे पास कम होता है, तो इनको ज्यादातर ट्रेंड्स में हम इग्नोर कर देते हैं या लिखते नहीं है, क्योंकि उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है ना? हाँ प्रेशा, सही कहा आपने। ये रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ क्या है कि एक तो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते, इनसे कुछ बनाया नहीं जाता, यूज नहीं किया जाता। दूसरी चीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी कम स्टडी की जाती हैं, तो हमारे पास डेटा कम है, इसलिए हम उनको ट्रेंड्स में इंक्लूड नहीं करते। लिखा है यहाँ तक सबने? ठीक है। अच्छा, अब अपन कौस्तुभ कह रहा है, हाँ तो मैरी क्यूरी ने तो रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च की थी ना बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे नहीं की थी। और बाद में पता चला था कि शी एक्चुअली हैड हेल्थ इश्यूज ड्यू टू दिस, कि उनको प्रॉब्लम हो गई थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम करने की वजह से। हाँ, शी गॉट कैंसर ड्यू टू दैट। तो
उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च की थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज पे नहीं की थी। चलो ये लिखा। अब दिक्कतें कहाँ थी वो देखते हैं। आपने किसी ने एनसीईआरटी में से अगर ट्रेंड फॉलो किया हो तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के कुछ ग्राफ दिखे थे क्या एनसीईआरटी में आयनाइजेशन एनर्जी के? देखे थे? हाँ, तो अपन भी देखेंगे, वहां थोड़ी दिक्कत भी होती है और उसको अपन एक्सप्लेन करने के लिए जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उसका यूज करेंगे। तो देखो ग्रुप 13 का ट्रेंड अगर आप लिखोगे, मैं लिख देता हूं ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, अरे रे, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। इसको लिख लेना, पहले सुन लो कि ये ट्रेंड में दिक्कतें क्यों हैं वो भी बता देता हूँ, फिर इसको याद रखना भी कैसे आसानी से वो भी बताऊंगा। पहले सुन लो आप सारी बातें, उसके बाद। तो इधर जनरल ट्रेंड क्या होना था बच्चों? देखो जनरल ट्रेंड होना था ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम से गैलियम भी डिक्रीजिंग होना चाहिए था, ये एक दिक्कत आई। फिर ये डिक्रीजिंग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी डिक्रीजिंग होना था, यहाँ एक दिक्कत आई। तो दो ही जगह दिक्कत है, एल्यूमिनियम के बाद और इंडियम के बाद, ये दो दिक्कतें हैं। अब ये दो दिक्कतें क्यों हैं ये हम समझेंगे, और इन दिक्कतों को याद कैसे रखना है। ये नेट ट्रेंड अगर बनाना हो तो फाइनल नेट ट्रेंड कभी भी पूछ लिया जाए तो हम कैसे बताएंगे, तो वो मैं बताता हूँ। रुको रुको, तुम सुना तो करो यार, मतलब सुनो, है ना? अपने को सुनना है पहले, उसके बाद फिर अपने को बताना है। अब अपन इसमें पहले तो रीजन लिख देता हूं मैं कि ये और ये दिक्कत क्यों है। तो इसके नीचे एक सिंपल सा वर्ड लिख दूंगा मैं, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहां लिख दूंगा मैं ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका ये अपने को याद कैसे रहेगा और नेट ट्रेंड अपन लिखेंगे कैसे, उसके लिए भी अपने पास एक हेल्प है। वो क्या हेल्प है कि मैं जो ग्राफ की बात कर रहा था बच्चों, अगर आपने थोड़ा ग्राफ ध्यान से देखा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस जेड एटॉमिक नंबर का ग्राफ जो ग्रुप 13 के लिए बनता है वो एक डब्ल्यू की तरह बनता है ना, डब्ल्यू। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, डब्ल्यू जैसे दिखेगा। इसकी लाइंस अगर कनेक्ट कर दें तो यू विल हैव लाइक दिस, 1 2 3 और 4। अब इस W में भी कौन सा एंड पॉइंट ऊपर आएगा नीचे आएगा ये भी कैसे पता चलेगा? परफेक्ट W नहीं बनेगा, थोड़ा स्क्यूड बनेगा। स्क्यूड कहने का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर है और ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर है। मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। तो अब ये भी याद कैसे रहेगा कि कौन सा पॉइंट ऊपर कौन सा नीचे? वो ऐसे रहेगा, ग्राफ बनाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे पता चलेगा? सुनो, आपको ये पता है कि भाई ग्रुप में ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और ग्रुप में नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसलिए ऊपर वाला या फर्स्ट एलिमेंट का ग्राफ ऊपर रहेगा, लास्ट वाले का ग्राफ नीचे रहेगा, इससे आपको याद रखना है। और ये एलिमेंट्स आपके हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा याद रखते हो तो नेट ऑर्डर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेट ऑर्डर में बच्चों सबसे पहले कौन आएगा ये बताओ? बोरॉन, है ना? ऊपर का लिखना है, चिंता मत करो, मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, आई विल स्क्रॉल इट अप। अभी बस सुन लो, बोरॉन के बाद अगला कौन आएगा? फिर किसकी हाईएस्ट? थैलियम, बिल्कुल। फिर उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम। तो अब एक ट्रेंड से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो अगर आपको ये याद है
तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे सुन लो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ग्रुप 13 में लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो क्या आंसर दोगे आप? इंडियम की। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आर करेक्ट, और आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम, गैलियम ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम ग्रेटर देन थैलियम, या और नन, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। तो अब ये आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप बता दोगे कि आपको दिखेगा कि ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। तो इस टाइप से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, इन दोनों को कंपेयर कर दिया कि आपको पूछ लिया कि भाई थैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। हाँ, सेकंड वाला सही था, उसमें सही बात है। तो ये जनरल से हटके है भाई, थैलियम नीचे उसकी कम होनी चाहिए बट बढ़ जाती है। तो ये जो चीजें हैं, अभी क्यों हो रहा है ये भी समझ लेते हैं ना, ये भी समझा देता हूँ, उसके बाद आप लिख लेना क्यों हो रहा है, इसके रीजन क्या है। हमने दो रीजन लिखे हैं, लेंथराइट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो ग्रुप 13 की पोजीशन समझते हैं टेबल में। देखना बच्चों ध्यान से प्लीज, एक बार 2 मिनट दे दो मेरे को, सिर्फ एक ही बार समझना है आपको, उसको बार बार समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब पीरियडिक टेबल में आप देखोगे तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के पहले डी ब्लॉक आता नहीं है। याद है आपको बताया था कि यहाँ कोई डी ब्लॉक नहीं है, यहाँ कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपको सिखाया था कि भाई सर यहाँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, बताया था बिल्कुल। तो इस वजह से आपको बताया था कि एल्यूमिनियम का जो साइज था, साइज की बात थी, वो कंपेरेबल हो गया था गैलियम के, बिल्कुल। और फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ रहता, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर, ये था पीरियड नंबर 4, ये था पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 में यहाँ पे आपको बताया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही होता है ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो है ही। तो देखो थैलियम पे जब आए तो इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था गैलियम में, इंडियम में भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ट्रेंड में, क्योंकि दोनों में सेम था। लेकिन जब इंडियम से थैलियम पे आया तो एक्स्ट्रा क्या आ गया, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया, तो यहाँ फिर दिक्कत आ गई। तो कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो दिक्कत कहाँ कहाँ आ रही है, जब एल्यूमिनियम में कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और जंप होके गैलियम पे आते हैं तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तो दिक्कत आती है। फिर गैलियम से इंडियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम टाइप का कॉन्ट्रैक्शन था। बट जब इंडियम से थैलियम आते हैं तो एक्स्ट्रा लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो फिर दिक्कत आती है। तो दिक्कत इस वजह से है, हमने सिर्फ रीजन बताया है, आपको अल्टीमेटली याद तो रखना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता दिए कि क्यों हो रहा है। तो ये इस गड़बड़ से हो रहा है कि यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आयनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत आ रही है। अब ये आ रही है, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको याद किससे रखने में आसानी होगी, इससे, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है इसको थोड़ा सा याद रख लो, और जितनी दिक्कत ग्रुप 13 में इतनी किसी में भी नहीं होने वाली है। ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा दिक्कत है डाउन द ग्रुप जाते वक्त, इसी में सबसे ज्यादा, और किसी में नहीं होगी ये दिक्कत। अब इसको लिख लो, ये लो, अब आप इसको आराम से नोट कर लो। हाँ, इसलिए तो डी और एफ ब्लॉक डिस्टर्ब्ड है, उनमें बहुत दिक्कतें आती हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेटा यही है कि जब आप डी ब्लॉक से मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आते आते साइजेस जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, और क्योंकि वो डिक्रीज होते जाते हैं तो उनके डिक्रीज के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो साइज डिक्रीज होने के जो इफेक्ट्स हैं वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स कहलाते हैं, कि भाई साइज कम होगा तो उसका कुछ इफेक्ट होगा। तो इसलिए हमने सिंपल वर्ड कर दिया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दूं, लो, कॉस्ट ऑफ लेंथनाइड के आइसोटोप्स कब बोले मैंने तो बोले नहीं। ज्यादा क्वेश्चन किस ब्लॉक से आते हैं, जनरली तो एस और पी ब्लॉक से ज्यादा आते हैं,
डी और एफ ब्लॉक से कंपैरेटिवली कम आते हैं, बट लिखने होते हैं। ये बेटा इन चारों में इंक्रीज होगी, ठीक है। ये जो आयनाइजेशन इंक्रीज लिखा है ग्रुप 18, 17, 1 और 2, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से आप इनको लिख सकते हो। हाइड्रोजन भी लिख दो इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भी लिख दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें सब में इंक्रीज ही होगी। ये चार इसलिए हमने लिख लिए थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी। ये लो, कर दिया स्क्रॉल डाउन, मान्य बेटा, मान्य कर दिया। लिखो जल्दी से। अरे लो, ऊपर नीचे लो, मैंने जूम आउट ही कर दिया। लो लिख लो जो लिखना। ऊपर से लिखना क्या है तुमको, ये सब तो मतलब ग्रुप्स तो याद ही है ना तुमको, क्या लिखना है इसमें तुमको। जसविनी बेटा, एस्टेटाइन मेटलॉइड ऐसा है कि कुछ लोग उसको काउंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मेटलॉइड्स के बारे में मैंने कहा था कि एक दो एलिमेंट्स पे हमेशा मतलब आपको अलग अलग टेबल में अलग अलग मिलेगा। कुछ लोग गिनेंगे उनको, कुछ लोग नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो कुछ टेबल में एस्टेटाइन को एज ए मेटलॉइड लिया जाता है, कुछ को नहीं लिया जाता, कुछ में नहीं लिया जाता है। तो आई एम होपिंग कि यहाँ तक सबने नोट कर लिया है। अब ठीक है, बहुत सिंपल है ये। W बस याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर आ जाएगा इस W से। अभी ग्रुप 14 पे ही पहुंचते हैं ना, रुक तो सही वैभव, पहुंच रहे हैं भाई, खत्म थोड़ी हो गया टॉपिक। अगला वही पढ़ाऊंगा मैं, ग्रुप 14 ही पढ़ाऊंगा। चलो, तो ये तो समझा दिया था मैंने। इसके बाद ग्रुप 14 पे भी आते हैं। ग्रुप 14 में कम दिक्कतें हैं, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कम होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ग्रुप 14 की जब हम बात करेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसका नेट ऑर्डर बाय फैक्ट्स तो ये बनता है। अब इसमें दिक्कत सिर्फ कहाँ है, यहाँ। दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, इसको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर अगर आयनाइजेशन एनर्जी है और यहाँ अगर Z है, तो यू हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इफ यू कनेक्ट दीज, तो आपको एक उल्टा टिक या राइट मिल जाएगा। यू विल गेट एन इन्वर्टेड राइट साइन, या इन्वर्टेड नाइकी का साइन जैसे कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मिल जाएगा, जर्मेनियम इज अहेड ऑफ टिन, जर्मेनियम जो है वो टिन बोलो लेड के ऊपर आता है। तो नेट ऑर्डर अगर कोई लिखने को बोले तो हम इस ग्राफ को देख के लिख सकते हैं, कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, और टिन और लेड जो है वो इन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो इन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ देखो, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड क्यों नहीं आ रहा अपने साथ, क्योंकि क्या होता है पी ब्लॉक में आखिरी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, एक तो वो स्टडी नहीं होते हैं, ऊपर से आपको ये भी बताया था मैंने कि यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं सब रेडियो एक्टिव हैं। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स होंगे, लेकिन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स हमको नहीं पढ़ने पड़ते, क्योंकि उसके एलिमेंट्स की स्टडी नहीं की गई है ज्यादा, और हमारे लिए वो ज्यादा काम की भी नहीं है। बिल्कुल, आप इसको याद रख सकते हो ट्विस्टेड एल की तरह से, या राइट जो होता है ना टिक मार्क जो होता है उसका इन्वर्टेड मिरर इमेज, है ना, टिक मार्क का मिरर इमेज, या किसी को भाई नाइकी का साइन पसंद हो तो नाइकी का मिरर इमेज बना लो।
ठीक है, वॉट एवर यू लाइक, जैसा भी समझना चाहो। ट्विस्टेड एल भी कह सकते हैं, सही बात है कि सर एल सीधा था, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा की तरह, तो ऐसा हो गया। वट एवर यू लाइक, ठीक है, ऑल राइट, याद रहेगा ना सबको? गुड। तो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको मैं एक लाइन में, सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स। 5D सीरीज मतलब कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? ग्रुप नंबर क्या हुआ ये? ग्रुप, सॉरी पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर बोल रहा हूँ मैं, पीरियड नंबर कौन सा हुआ? 6th, बिल्कुल है ना, 6th पीरियड। Ionization energy of 5D series elements in bracket 6th period is more than 4D series elements in bracket 5th period. हाँ आदित्य बेटा, तो डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए, तो हमने जनरली कहा था कभी पीरियड बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ विभव, तो वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो लिखा है यहाँ पे अलग से, अगर नॉर्मल होता तो अलग से लिखते ही नहीं। सही बात है आदित्य बेटा, बिल्कुल, कि ये एक्टिनाइड और लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है पीरियोडिक टेबल में। तो ionization of 5D series elements is more than 4D series elements due to effects of, due to the effect of lengthenide contraction. Due to the effect of lengthenide contraction. लिखा। इनफैक्ट 5D की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो 3D से भी ज्यादा हो जाती है। तो 5D इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4D एंड 3D। आप ये भी लिख सकते हो एक लाइन में कि IE of 5D series is also greater than IE of 3D series। ये आएगा आपका 6th पीरियड, D block is greater than 4th period D block। हाँ 3D की 4D से ज्यादा होती है कुछ चीजें के छोड़ के। मोस्ट ऑफ द केसेस में 3D इज ग्रेटर देन 4D एक्सेप्ट फॉर 4 केसेस। चाहो तो मैं तुम्हें ग्राफ बनवा सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बनवाया नहीं। बनवा दूंगा ग्राफ, कभी ढूंढना हो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा काम जिंदगी में, कि सर ने नोट्स में करा दिया है तो उसमें से देखना हो तो देख लेना। याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट, बट कभी देखना हो तो देख सकते हो। बनवा दूं? ठीक है, तो बना लेते हैं शॉर्ट में अपन। आप बना लो, नोट्स में होना चाहिए, फिर याद नहीं भी करो तो ठीक है, आपको ज्यादा उससे पूछा नहीं जाएगा। ये लिख लिया क्या? तो मैं बनवाऊं ग्राफ। यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है, तो ग्राफ में क्या, देखो 5D तो सबसे ऊपर आना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ थोड़ा सा लंबा बनेगा, एक सेकेंड।
तो आयनाइजेशन एनर्जी अब अलग 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 विभव आईटी की केमिस्ट्री सेम ही रहती है, टॉपिक्स तो सेम रहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहती है, बताया था मैंने तुमको। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे हॉफनियम सबसे ऊपर आएगा। अच्छा, इसमें स्कैंडियम यट्रियम लैंथनम नहीं लिख रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, हॉफनियम से लिख रहे हैं। तो हॉफनियम इज एट द टॉप, जिरकोनियम और टाइटेनियम, ठीक है। तो अब मैं पहले तुम्हें ऊपर वाली ग्राफ बनवा देता हूँ। हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीडियम, ऑस्मियम, TAWREOS, IR, PT, AU, HG। इधर जिरकोनियम से NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG एंड CD। नहीं नहीं, सेम नहीं है, दीज आर नॉट एट सेम लेवल, ठीक है, दीज आर नॉट एट सेम लेवल। तो ये मैंने रफ ग्राफ बना दिया है आपको कि रफ ट्रेंड ऐसा है, उसमें आपको इंडिविजुअल कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये 3D और 4D और 5D को कंपेयर करने के लिए बना रहे हैं। तो टाइटेनियम से वेनेडियम से क्रोमियम, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, से क्रोमियम भी खिसकाना पड़ेगा थोड़ा, क्रोमियम से मैंगनीज, से आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसमें तुम जिस भी ग्रुप में चाहो इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हो, ग्रुप 3, सॉरी ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में। तो करने को तो तुम इससे सारा कंपेयर कर सकते हो, बट ये दिक्कतें हैं। तो हमने ये लिख लिया है कि भाई ये 5D जो है ये 4D और 3D से हमेशा ऊपर रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 4D है और ये आपका 3D है। तो 3D के सिर्फ 4 एलिमेंट नीचे रहते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, ये 4 एलिमेंट नीचे हैं, बाकी सब ऊपर हैं। अब रह गया स्कैंडियम वाला पार्ट। तो स्कैंडियम में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहां पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग पाता है। तो स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथनम, ये ऐसे चलता है।
और एक्टिनियम जो है उसकी जरूर बढ़ जाती है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्टिनियम आने के लिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बीच में क्रॉस करना पड़ता है ना। तो ये बना लो, रेफरेंस के लिए है, आपको ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। ये बस याद रखो कि 5D का कोई भी एलिमेंट है तो 3D और 4D से हमेशा ऊपर ही लाई करेगा, बस, है ना। तो ज्यादा सवाल इस पे आने के चांसेस कम है। कहाँ आएंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 13 और 14 तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। और पीरियड्स में कुछ चेंजेस आते हैं, वो हम थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, उस पर थोड़े सवाल पूछे जाएंगे। मैं भी आपसे भी थोड़े सवाल पूछूंगा, लिख लें अपन उसके बाद। ये चलो यहीं पूछ लूंगे एक आध सवाल तुम लोगों से। बेटा आदित्य, कहा तो था मैंने कि मेटलॉइड्स की क्या है कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है भाई। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर उनको मेटलॉइड कहते हैं। तो अब कुछ लोग किसी एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं, किसी को नहीं कर लेते, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल से नॉन मेटल एकदम सडन नहीं होता, जंप नहीं होता, हमेशा एक स्लो ट्रांजिशन होता है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स है, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स है। तो बीच में कहीं कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐसे होंगे जिनके बिहेवियर मिक्स होंगे। तो अब कहाँ किसको मेटलॉइड मान रहे हो नहीं मान रहे हो वो थोड़ा वेग हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस किसकी क्या है उसकी वजह से मेटलॉइड्स की कुछ फिक्स्ड जैसे मतलब वेरिएशंस मिलते हैं जनरली अपने को। तो आई होप कि लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है यहाँ तक। तो मैं एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। पूछूं सवाल? ठीक है। वैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था, है कौन ये चार डॉट्स जिसके नाम पर है, जो कभी अपना नाम नहीं रखता है या रखती है और मैसेज भी नहीं करते हैं, आते भी नहीं ना चार डॉट से मैसेजेस कभी। माधव है? क्या बात कर रहे हो। चलो मैं तुमसे एक दो सवाल पूछ लेता हूँ, फिर मैं तुमको पीरियड में ट्रेंड्स भी पढ़ाऊंगा, है ना। ओके। मैं देख ही रहा था कि भाई आजकल किस किस के मैसेजेस आ रहे हैं, किस किस ने मैसेज करना कम कर दिया है। सुन तो रहे ना सब लोग? ऐसा तो नहीं है कि मैसेज कम हो गए क्योंकि सुन नहीं रहे हैं? हाँ ठीक है, गुड गुड गुड। चलो लिखो बेटा सवाल, लिखो लिखो सवाल लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन, which of the following isoelectronic ion has the lowest ionization energy? Has the lowest ionization energy. The options are A, K plus B, Cl minus C, Ca plus 2, or D, S2 negative. लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आएगी? अभी लिखा था ट्रेंड में अपन ने, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। तो बेटा सबसे कम चाहिए, सबसे कम मतलब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? सी से कैसे निकलेगा बेटा? डी, हाँ भाई सबसे आसानी से तो वो देगा ना जिसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है।
हाँ या ना भाई? हाँ, डी आएगा। हाईएस्ट पूछते अगर तो क्या था? दिस इज लोएस्ट। अगर हाईएस्ट पूछते तो क्या था? Ca+2, बिल्कुल, दिस विल बी हाईएस्ट, है ना? दिस विल बी हाईएस्ट। कॉस तो बेटा +2 बन गया जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन आपसे ये थोड़ी बोल रहे हैं कि किससे सबसे ज्यादा एनर्जी लगी होगी या किसकी रही होगी। हम ये कह रहे हैं कि आपके सामने 4 आयन्स रखे हैं, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। सबसे कम मतलब इनमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये नहीं बोल रहा कि किससे निकला होगा आसानी से। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली क्या होगा, जब चार्जेस होंगे तो चार्ज नेगेटिव जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान, चार्ज पॉजिटिव जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना उतना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। आओ और सवाल करते हैं, एक आध और करते हैं। चलो मैं एक तुमसे बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में, कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इज ऑफ विच एलिमेंट? कौन से एलिमेंट की है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में? काफी वेरिड आंसर मिल रहे हैं। अच्छा सोचो जरा, है ना? लेट्स थिंक। लिथियम से इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो जो हाईएस्ट एनर्जी का एलिमेंट होगा वो नीचे होगा कि ऊपर होगा? ऊपर होगा, ठीक बात है, ऊपर होगा। अच्छा, अब इधर जाते वक्त बढ़ रही है तो हाईएस्ट एनर्जी का एलिमेंट राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट में होगा। तो राइट में बढ़ रही है और ऊपर बढ़ रही है ना? तो राइट में और ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में? राइट में और ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है? हीलियम। नहीं बेटा कौस्तुभ, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये तो आसान है भाई। देखो, हाँ ये तो आसान है ना, ये तो आसान होना चाहिए। बिल्कुल। और तुम चिंता मत करो, अभी मैं बहुत सवाल कराऊंगा इसीलिए तुमको, जिससे तुमको चीजें यूज करना आ जाए कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको यूज कैसे करना है सवालों में, ठीक है? अभी और भी केसेस कराऊंगा मैं, अभी बहुत और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो आ जाओ, एक सवाल और पूछता हूँ, फिर मैं अगला ट्रेंड बताऊंगा कि अगला ट्रेंड क्या है। और सवाल ये बताने के लिए कि देखो कैसे तुमको थोड़ा सा डराया जा सकता है, जहाँ कोई डरने की बात नहीं है। सवाल पूछने वाला तुमको डरा देगा, ये सोचने में लगते हैं बच्चे के यार इसको कैसे करेंगे। जैसे मैं अभी सवाल दूंगा और आई एम श्योर कि तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए थॉट, मैं नहीं, मैंने बता दिया तो शायद नहीं आए, बट आएगा तो सही, या आता तो है पहली बार अगर कोई कोई ये क्वेश्चन इस टाइप से फॉर्म कर दिया जाए तो लिखो क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर, मान्य ऑर्डर दे रहा है सर, स्क्रॉल अप। लिखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। मानने बेटा प्लीज प्लीज बोल लिया करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। वैसे बचा क्या था तुम्हारा यार लिखने को, मतलब सब तो लिखवा दिया था, बचा क्या है ऊपर? स्क्रॉल क्या करना है तुमको, लिखना क्या है? जल्दी बता दे मान्य बेटा, फिर मेरे को आगे लिखवाना है।
चलो लिखो सवाल। अच्छा लिख लिया, ठीक है। लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर, आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 5.4 एंड 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। Full stop. The ionization potential of sodium will be the ionization potential of sodium will be. Your options are A 9.7 electron volt, B 1.1 electron volt, C 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या फिर डी। एक सेकंड, या फिर डी। Any of these can be a possible value। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? बिना कैलकुलेट करे आंसर बता रहे हो यार तुम तो। बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं क्या? हाँ, कैसे बताएंगे? तुक्के से? अरे रे, तुक्का नहीं लगाना इसमें, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ट्रेंड से भाई, ट्रेंड से। हमने पढ़ा था लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम से ज्यादा है और सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा है। तो अगर ये पता है तो ये तो पक्की बात हो गई ना कि 5.4 से सोडियम की कम होगी और 4.3 से बड़ी होगी। तो अभी कितने ऑप्शन है यहाँ पे बताओ जरा, इनमें से कितने ऐसे ऑप्शन है जो 5.4 से छोटे हैं और 4.3 से बड़े हैं? एक ही ऑप्शन है सही, बी थोड़ी है बेटा। अरे बी कहाँ है यार, बी तो छोटा है ना, 4.3 से भी छोटा है बी तो बी कैसे आएगा? बी नहीं आ पाएगा, बी नहीं आ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सी होगा, बिल्कुल सी इज द आंसर। सी इज द आंसर। तो समझ में आया कि भाई वैल्यू दे दी लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? समझ में आया? तो कैसे, मतलब अब कई बार होता है, मैंने कई बच्चों के साथ देखा है कि वो वैल्यू देखते हैं तो कहते सर अब कैलकुलेट कैसे करें, आपने तो कभी सिखाया नहीं कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की, समझ रहे हो? लॉजिक इस्तेमाल करना है। जहां कोई फॉर्मूला होगा पढ़ाया जाएगा वहां लगाएंगे। अब जब कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो फॉर्मूला कैसे लगा दें, है ना? तो पढ़ेंगे अपन, कभी कभी कुछ फॉर्मूलेज होंगे वो पढ़ेंगे तो अपने को वो फॉर्मूले याद रखने, बट आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट आपके पास, तो उसे आप नहीं कर सकते। चलो, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी पीरियड में कुछ ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं, राइट? आ जाओ। तो यहां हमने देख लिया था कि भाई डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जनरली कम होती है, जनरली डाउन द ग्रुप कम होती है, और लेफ्ट राइट हमने पढ़ा था जनरली बढ़ती है। तो पीरियड्स के हम ट्रेंड्स हमको लिखना बाकी है क्योंकि ग्रुप के ट्रेंड्स तो हमने लिख लिए थे, राइट? हाँ देखो, इनऑर्गेनिक में बेटा फैक्ट्स पता होंगे तो बहुत टाइम बचाएगा आपका। जैसे सही बात है ना, बायो में जैसे आपका टाइम बच जाता है, बायो का सवाल आता है तो होता है, नहीं आता तो नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक के साथ भी वही है कि अगर आपने पढ़ रखा है, रिवाइज करोगे ईमानदारी से तो बहुत टाइम बचाएगा, क्योंकि सवाल करने में 10 सेकंड लगेंगे अगर आता है तो।
और नहीं आता है तो बहुत फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ो इसको थोड़ा सा। हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। बॉन्डिंग मेरे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वही है कि आपको जो चीजें याद करनी है वो करनी है भाई। जैसे इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है आपके लिए, है ना। हाँ सही बात है, नलिनी ने बताया था ना, बिल्कुल। चलो आ जाओ, तो अपन पीरियड्स के लिए एक लाइन लिख लेते हैं, लिखो। और जहां फैक्ट्स को याद रखने में आसानी के लिए अपने पास हेल्प होगी वो अपन समझेंगे और समझ भी रहे हैं। लिखो, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, along the period ionization energy increases due to increase in Z effective, full stop। पीरियड 2 की हम बात कर लेते हैं, और मैं अभी आपको पीरियड 2 का लॉजिक समझाऊंगा, और पीरियड 3 का ट्रेंड आपसे मैं पूछूंगा। पहले समझाऊंगा, आपको लिखने का टाइम दूंगा, फिर पीरियड 3 का मैं ट्रेंड आपसे पूछूंगा बाय लॉजिक। तो आपको भी मुझे बताना होगा सोच के, बिना रटे, है ना। तो यहां तक लिख लो, इसके बाद आपको अपने पेन रख देने हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा चीजें एक एक करके और समझाऊंगा आपको। गुड, गुड, बहुत ही अच्छी बात है कौस्तुभ, गुड, दैट्स द एटीट्यूड बेटा। कोई भी चीज को अपन बुरा नहीं कहेंगे, है ना। चीजें अपने को पढ़नी है, सीखनी है, उनको अपन सोचेंगे कि सीख सकते हैं तो सीख पाएंगे। बिल्कुल, लिख लिया सबने? लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, अब देखो सुनो, पीरियड 2 के एलिमेंट्स अपन पहले लिख लेते हैं। तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिथियम, अरे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब इनके कॉन्फ़िगरेशंस अगर अपने देखें तो अपने को याद भी होते हैं कि सर ये 2s1 था, ये 2s2 था, ये 2p1, ये 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। अब इतना लिखने के बाद तुमको एक दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अभी पहली बार है तो मैं बता रहा हूँ, आगे चल के ये तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि सर ने बताया था कि जेड इफेक्टिव बढ़ने पर तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मगर सर ने एक स्टेटमेंट ऐसे लिखवाया था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ गई लाइन, देखो आपको याद दिलवाएं। ऐसा लिखवाया था सर ने कुछ, है ना, और उसको बहुत सारी जगह भी दी थी। लिखा था ना अभी अपन ने, याद है? हाँ। तो अब अपन इस बात को देखते हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जनरल ट्रेंड की बात आएगी, तो जनरल ट्रेंड में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन, है ना। और ये उल्टा कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ऐसे, है ना। जनरल ट्रेंड के हिसाब से ये होना चाहिए, ये सबको पता है। अब जनरल ट्रेंड में दिक्कत अगर आ सकती है तो कहां आ सकती है? एक तो इस पे फुल्ली फिल्ड सबशेल है, दूसरी किस पे आ सकती है जरा देख के बताओ? नाइट्रोजन पे, बिल्कुल सही बात, ये हाफ फिल्ड हो रहा है। और तीसरी किस पे आ सकती है? नियॉन पे, सही बात है, बिल्कुल। ये तीन जगह दिक्कत आ सकती है, मतलब जनरल ट्रेंड ये, और ये तीन जगह दिक्कत के मामले हो सकते हैं। तो अब अपन इसको समझ लेते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये बेरिलियम, ये नाइट्रोजन और ये नियॉन, जनरल ट्रेंड जो अपना होता है वो होता है इंक्रीजिंग। तो मैं इनको छोड़ के बाकी जगह लिख देता हूँ। तो मैंने कौन सी जगह छोड़ दी है? बेरिलियम वाली छोड़ दी बाद की, नाइट्रोजन के बाद की, और नियॉन के बाद तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो हमने कहा था इसकी एनर्जी बढ़ सकती है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है और इसका ट्रेंड हो जाता है उल्टा, और इसका भी ट्रेंड हो जाता है। और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसके बगल में कोई है ही नहीं, तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है।
अब लेकिन किसी ने बोल दिया नहीं हमको ऐसा नहीं, आप तो नेट ट्रेंड लिख के बताओ कि प्रॉपर सीक्वेंस में बताओ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, है ना। तो उसका कैसे होगा, सुन लो सुन लो सुन लो, बहुत सिंपल है। ये 2s2 की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी ना, तो ये एक स्टेप जंप कर जाएगा। 2s2 की वजह से अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो ये एक स्टेप जंप कर जाएगा, और नाइट्रोजन भी एक स्टेप जंप कर जाएगा। नियोन को करा भी दोगे तो बेटा कहीं खिसकेगा क्या, नियोन, नियोन के बगल में तो कोई है ही नहीं। अगर करा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अपना नेट ट्रेंड बन के आ गया, मतलब यही आपका काम हो गया। क्या ट्रेंड आ गया, लिथियम, फिर बेरिलियम की जगह किसने ले ली, बोरॉन ने, फिर आएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन की जगह किसने ले ली, गुड, वेरी गुड बच्चों, ऑसम रिस्पॉन्स यार, वेदिका, जस्विनी, प्रयति, गुड गुड, वेरी गुड। ऑक्सीजन ने, फिर ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आ गया, फिर फ्लोरीन, और नियॉन की जगह लेने के लिए कोई बचा था क्या अपने पास, नहीं था, तो आइडेंटिटी नियॉन। अब इसमें एक फैक्ट और निकल के आ गया, ये भी सुन लो कि noble gas configuration is highest in its period। अपने पीरियड में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट है। और इससे जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई पूरी पीरियडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, वो इसी फैक्ट से बन भी जाएगा। कैसे, कि देखो पीरियड 2 में हाईएस्ट नियॉन है, पीरियड 3 में हाईएस्ट कौन होगा, आर्गन। तो अब अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि इस पीरियड में हाईएस्ट की आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो कभी भी कोई दिक्कत आनी है क्या, सोचने की जरूरत है क्या अपने को, नहीं है, सीधे नोबल गैस लिखेंगे, नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन। तो अब जब हर पीरियड में नोबल गैसेस को हाईएस्ट होना है, और नोबल गैसेस में अपन ने पढ़ा था कि हीलियम हाईएस्ट है, तो यहां से अपना आंसर आ गया ना कि पीरियडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होगी। इन्फिनिटी नहीं होती बेटा, इन्फिनिटी नहीं होती, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, वो कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। उनसे जबरदस्ती अगर एनर्जी दे दें तो निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन, बट वो कंपाउंड नहीं बनाते, नेचर में उनसे कोई के पास एनर्जी नहीं है निकालने लायक, इसलिए वो नहीं बनाते हैं। हाँ, अब एक सेकंड रुक जाओ बस, क्योंकि अगला वाला ट्रेंड मैं आपसे ही बनवाऊंगा। तो भाई क्या सीखा अपन ने कि पेन पॉइंट्स हैं S2 और P3, P6 तो जहां है वहीं रहना है। तो जहां S2 और P3 आएगा, वहां अपने को सोचना है, बाकी जगह सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, S2 P3 पे सोचना है तो क्या करना है, एक एक कदम जंप करा देना है इनको, ठीक है। इतना सा छोटा सा बात याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां तक लिखो, और फिर पीरियड 3 का ट्रेंड आप ही से लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। पीरियड 3 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं आप ही से पूछूंगा, फिर मैं उसको समझा दूंगा। एक बार लिखो सारा बेटा, लिखो जरा इसको, लिखोगे जैसे आप समझ में आएगा, और मैं समझाऊंगा अभी पीरियड 3 पे, लिखो जरा। हिमांशु बेटा ठीक दिख रहा है तुम्हारा आंसर, 2 नहीं आया मतलब बेटा, अक्षरा क्या 2 नहीं आया, हाँ हर्ष मैं बताता हूँ मुझे लगा था कि कोई पूछेगा शायद कि सर लिथियम भी तो हाफ फील्ड है, उसको क्यों नहीं लेते। तो लिथियम हाफ फील्ड है, इसको खुदा दो, लेकिन खुदा दिया तो कहाँ आया, ये बेरिलियम तो वैसे ही खिसक गया, है ना। तो इसको तुमने मान लो एक कदम खिसका भी दिया तो बेरिलियम ऑलरेडी खिसक गया है, तो लिथियम वापस वहीं अटक गया बेचारा, ठीक है। मैं समझाता हूँ, अभी और समझाता हूँ। पीरियड 3 पे फिर करेंगे ये चीज, अभी पहले ये बताओ यहां तक लिखा कि नहीं, नहीं नहीं, बोरॉन फर्स्ट नहीं आता बेटा, इतना जंप नहीं हो पाता। लिथियम को बोरॉन फर्स्ट लाने के लिथियम को 2 कदम जंप कराना पड़ेगा ना, 2 कदम जंप नहीं करते, सिंगल कदम जंप है। हाँ बस समृद्धि और श्रेय और किसी ने तो बोले नहीं, इन दो ने बोला है बस, बाकी बच्चे भाई लिख लिया, तो आगे की बात करें।
गुम गए नहीं तो तुम इधर। हाँ चलो पीरियड 3 पे अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। तुम अप्लाई करोगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तुम जब खुद के दिमाग से अप्लाई करके सेम आंसर ले आओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा, वरना तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि सर आ गया। तो भाई पीरियड 3 एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आगे आगे किसी को याद है क्या? सिलिकॉन, आगे आगे क्या? फॉस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, करिए करिए, पीरियड टेबल याद कर रहे हैं। ठीक है, पूछता रहूंगा बीच बीच में। अच्छा, इनके सबके आखिरी आखिरी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लो जरा। ये 3s1, ये 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। इतना लिख के सबसे पहले तो ये अंडरलाइन करो कि दिक्कत कहाँ आने वाली है ना। जो जो को भी डाउट था कि सर नहीं समझ में आया, वो भी सब ये करें कि क्या बताया था मैंने, दिक्कत कहाँ आने वाली है, वो अंडरलाइन करो। आंसर्स बहुत सारे लोग दे रहे हैं बट मैं ध्यान थोड़ा मेरा इस तरफ है। हाँ भाई, किस किस को अंडरलाइन कर दूं बताओ जरा। मैग्नीशियम को अंडरलाइन कर दूं, दिक्कत यहाँ आने वाली है। बिल्कुल। और किसको अंडरलाइन करूं बताओ? फॉस्फोरस, तो सही बात है। अच्छा, आर्गन को अंडरलाइन करने की जरूरत है क्या, ये बताओ? आर्गन को अंडरलाइन करने की जरूरत है क्या? अब तो अपने को समझ में आ गया कि उसको तो एंड में ही रहना है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो उसको अपन नहीं करते अंडरलाइन पे, जब कोई खिसक ही नहीं रहा तो क्या जरूरत है उसको अंडरलाइन करने की। तो जिसको अंडरलाइन किया, इसको कितने कदम खिसकाना है बेटा, कितने स्टेप जंप कराना है? एक, सिंगल स्टेप। तो ये एक आगे जाएगा और ये एक आगे जाएगा। और ट्रेंड अपन ने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट राइट जाते वक्त इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। तो देखो, अपन ने जंप करा दिया, तो जंप कराने के बाद सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जंप करके आगे आ गया, फिर सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस जंप करके आगे आ गया, क्लोरीन और आर्गन, ये लिख लिए। और ऑर्डर अपने को पता है कि इंक्रीजिंग आना ही है, आना ही है, तो फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। दिस इज योर नेट ऑर्डर। हाँ सुजल बेटा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उनमें थोड़ा सा जंप आ जाता है। तो जिन लोगों को पिछली बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया था, आ गया। सिंपल ही, बहुत सिंपल सा फैक्ट है ना। अब तो कर लोगे। हाँ बिल्कुल। विभव कह रहा है एक का ही क्यों रहता है जब बेटा, अब ये तो डेटा उन्होंने निकाला है, बेचारे लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं, मेहनत करी है, मोटी मोटी किताबें छाप दी हैं, उन्होंने जो निकाला डेटा आया वो उतना ही आ रहा है। ये वैसा ही है जैसे, दिक्कत आएगी कैसे सारा मैं बताता हूँ। ये वैसे ही है जैसे जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली लोगों ने फिजिक्स में, तो 9.8 आई। अब वो आई ही उतनी रही है, क्या करें, है ना। तो डेटा के हिसाब से ट्रेंड हमने बना लिया, उसको याद रखने के लिए हमने ये समझा है कि हमने ऑब्जर्व किया कि जंप एक ही एक कर रहा है, तो उसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसे सारा पूछ रही थी कि सर ये जंप क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ। जब देखो बेटा, जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल मतलब S2 हो गया ना, फुल फिल्ड सबशेल हो गया ये, या P3 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया। तो अपन ने लिखा था कि एग्जैक्टली फुल फिल्ड सबशेल या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, है ना। ठीक है, बिल्कुल नहीं सुजल, तुम्हारा तो मेरे को पता है, तुमने ही पूछा था हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कौन है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है। जैसे P3 इज हाफ फील्ड और P6 जो है वो फुल फील्ड है, तो P6 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू P3। ठीक है। अच्छा, इतना लॉजिक अपन ने सीख लिया, तो अब इस लॉजिक को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर आए थे, दीज ऑर्डर वाज फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 1, पहली आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर है ना। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 2 अगर लिखनी हो तो क्या करेंगे? अच्छा, पीरियड 2 में मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये लिखने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बेटा कोई मेरे को बताएगा कि लिथियम पे अब कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? 2s1 था, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या रह गया? 1s2, है ना? सही बात है। अगले वाले का बेरिलियम प्लस का 2s1। अब लिख दूं मैं? अब लिख लिख पाओगे ना? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या किया है? हाँ, तो दिस इज 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 और 2p5। अब वापस से, है ना? लिख लेना बच्चों, पहले सुन लो, मुझे जवाब दे दो, क्योंकि इसके बाद वाला ट्रेंड मैं आप लोगों से लिखवाऊंगा, वो मैं होमवर्क दूंगा, है ना? जो कुछ अभी तक सीखा है उसी को अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि दिक्कत इसमें कहाँ कहाँ दिख रही है तुमको? कहाँ कहाँ फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड है? किस किस पे है? लिथियम पर। चलो, ये दिख रहा है 1s2 लिथियम। अच्छा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या लिथियम? नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? कौन कह रहा नहीं है? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, नोबल गैस है ये, याद रखना। दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछूंगा मैं भी कि नोबल गैस के बारे में क्या बताया था मैंने तुमको। अच्छा, फिर अगला फुलफिल्ड सबशेल कौन सा है? बोरॉन प्लस, बिल्कुल, ये फुलफिल्ड है 2s2। और हाफ फिल्ड कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, ये जो S2 और P3 थे, ये कितना कितना जंप करते थे? S2 P3 कितना कूदते थे? एक एक। तो ये एक जंप करने वाला है और ये एक जंप करने वाला है। अब ये चीज सुनना ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या कहा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपने पीरियड में क्या होगा? हाईएस्ट। तो लिथियम को कहां पहुंचा दूं मैं, कोई बता सकता है? एंड में। बस यही एक अलग चीज है, बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है, बस ये अलग भी चीज नहीं है, बस ये देखने वाली बात है कि अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो ये कूद के यहाँ आएगा। इसका नेट ट्रेंड बन जाएगा आपका Be प्लस लेस देन कार्बन प्लस लेस देन बोरॉन प्लस, जो एक जंप कर गया है, इज लेस देन नाइट्रोजन प्लस, फिर ऑक्सीजन तो आगे चला गया है, तो फ्लोरीन प्लस के बाद ऑक्सीजन प्लस, फिर नियॉन प्लस और फिर लिथियम प्लस। ये बनेगा आपका नेट ट्रेंड अगर सेकंड का पूछा तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल हो गया, ठीक है? फर्स्ट पूछते हैं तो अच्छा सवाल है। अक्षरा, लिथियम गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे? अक्षरा बेटा, आपको अब तो याद हो जाना चाहिए यार, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा कि नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हीलियम इज 1s2। हाँ बेटा, हर सब एक एक जंप करेंगे। नोबल गैस के लिए तो अपन नोबल गैस को कराया ना। बिल्कुल, नियॉन प्लस बनाने में जो पहली बार एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, तो इसलिए नियॉन की एनर्जी हाईएस्ट थी। लेकिन लिथियम प्लस बना दिया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो हीलियम के जैसा हो गया। हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन और हीलियम से ज्यादा प्रोटॉन, तो लिथियम प्लस की एनर्जी हीलियम से भी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो, तो अगला टास्क आपका ये है कि पीरियड 3 के लिए
जैसे पीरियड 2 के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है, ऐसे पीरियड 3 के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है ना। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3, ये आप लोगों को लिखनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो बेटा बेसिक ट्रेंड्स पे सवाल है। इसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पे काफी सवाल बनेंगे और उसमें लॉजिक ज्यादा है और लर्निंग थोड़ी कम है। तो बेसिक ट्रेंड्स में लर्निंग ज्यादा रहती है, एप्लीकेशन थोड़ी लॉजिकल हो जाती है। तो एप्लीकेशंस पे अपन बात करेंगे, इस पे सवाल काफी बनेंगे और अपन पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये अब आप थोड़ा सा रीड करो। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर किसी ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी, प्री रीड करी होगी, तो उसको क्लास में बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा पहली बार में। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के साथ है कि इनऑर्गेनिक अगर प्री रीड करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो आज की थ्योरी अपन यहाँ रोक लें। शैल वी स्टॉप आवर थ्योरी हियर? ओके।